गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग गद्य खंड से भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ को पढ़ रहे थे। तो मैं आपको पिछले वीडियो में पहला गद्यांश पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि प्रश्न आपको गद्यांश से पहले पूछेगा कि इस पाठ का शीर्षक क्या है और इसका लेखक कौन है। तो सबसे पहले शीर्षक लिखना होगा आपको। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज आप जब भी प्रश्न सॉल्व करिएगा, उसमें बिना देखे एक बार पढ़ करके पाठ का नाम लिखिएगा, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पाठ का नाम ही सही नहीं लिख पाते हैं और एक वाक्य आपको सिर्फ लिखना है और उसमें 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। इसलिए ध्यान से शीर्षक और लेखक का नाम याद रखेंगी। फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जैसा कि पहले ही पाठ को पहला जो गद्यांश पढ़ाए थे उसमें मैं प्रश्नोत्तर नहीं पूछ पाई थी, बीच में वीडियो रुक गई थी। तो उसमें देखिए प्रश्न तो आपको कैसे पूछा जाएगा ये बता चुके हैं, और इसके साथ साथ आपको जो सूतपुत्र नाटक पढ़ना है, सूतपुत्र नाटक का प्रथम अंक बता चुके हैं। आज हम आपको द्वितीय अंक बताएंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा अगला गद्यांश भी इसका देख लेते हैं। तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उसी अध्याय का अगला गद्यांश है। गद्यांश देख के मैं पढ़ रही हूँ कि यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानव घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फारासीस आदि तुर्की, ताजिक सब सरपट दौड़ रहे हैं। सबके जी में यही आता है कि पाला हम ही छू लें। सरपट माने सीधे दौड़ रहे हैं। सब चाहता है कि प्रगति का पाला पहले मैं छू लूं। उस समय हिंदुस्तानी लोगों की क्या स्थिति है? उस समय हिंदू या हिंदुस्तानी काटियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को तो जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए देख करके भी इनको लाज नहीं आती। यह समय ऐसा नहीं है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए वो आगे न बढ़ पा सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों पे मूर्खता की पट्टी बंधी हो, उस पे ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। अब देखिए यहाँ 2-3 बिंदु लेखक ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है। क्या कहा है कि जो अमेरिकन हैं, अंग्रेज हैं, फारासीस हैं, तुर्की हैं, ये सरपट दौड़ रहे हैं। सरपट का मतलब सीधे। प्रगति की दौड़ में ये सामने की तरफ देख रहे हैं और आगे की ओर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। दिन पे दिन इनका विकास ही हो रहा है। लेकिन भारतवासी थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो थोड़े देर के लिए वो विश्राम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग निकम्मे, आलसी और अकर्मण्य कहे जाते हैं, जो इनके पतन का कारण है। या इसीलिए हम विकासशील देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं। हम विकसित देश आज तक नहीं बन पाए। दूसरा उदाहरण इन्होंने जापान का दिया है कि जापानी टट्टुओं को हाँफते देखकर भी हिंदुस्तानियों को लाज नहीं आती। जापानी टट्टू क्यों कहा है? जापान छोटा सा देश है। जापान बिल्कुल छोटा सा देश है, लेकिन कितना प्रगति करता है। वो हमेशा अपनी निगाहें अमेरिका और अन्य देशों पे लगाया रहता है कि ये देश किस चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं, और ये उन्हीं चीज़ों को कम कीमत में अधिक मात्रा में तैयार करता है, जिससे इनके द्वारा बनाई गई चीज़ों की मांग बढ़ जाती है और इनका आर्थिक जो मुद्रा है इनके पास ज़्यादा आता है और आर्थिक रूप से इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है। और हम हिंदुस्तानी लोग आलस्य और अकर्मण्यता से ग्रसित होकर अंधविश्वास में रह करके जीवन व्यतीत करके अपने जीवन को निराश्रय यानी निराश्रित होकर के ऐसे ही व्यतीत करते रहते हैं। हमारे मन में कुछ करने, नया सोचने, नया उत्साह कुछ किसी काम के प्रति है ही नहीं। इसीलिए आज हम हर काम के लिए दूसरों पे ही अपने आप को निर्भर करते हैं। और यहाँ इन्होंने जापानी टट्टुओं को, अब यहाँ देखिए लेखक ने ये कहा है कि उस समय हिंदुस्तानी या जो हिंदुस्तानी है वो काटियावाड़ी खड़े खड़े टाप की मिट्टी खोदते हैं। काटियावाड़ी जैसे खड़े खड़े टाप की बने टाप से मिट्टी खोदते हैं। ये कौन करता है? हिंदुस्तानी लोग। कब? जब जापान के लोग क्या करते हैं, यहाँ दिया है ना कि जापानी टट्टुओं को, जैसे टट्टू क्या होते हैं, लगातार वो चलते जाते हैं, छोटे भले होते हैं, लगातार वो श्रम करते जाते हैं और अपने निश्चित स्थान पे पहुंच जाते हैं। और अगर आप किसी घोड़े को किसी जगह बांध दीजिए
तो आप देखी होंगी बंधा हुआ घोड़ा अपने खुर से, जो उसके पैर का नीचे का भाग होता है, उस खुर से वो खड़े खड़े वही मिट्टी खोदता रहता है। घोड़े को छोड़िए, आप खुद को कभी अनुभव करिएगा, अगर किसी बिना काम के अगर आप ऐसे ही किसी जगह खड़ी हैं और बहुत देर तक खड़ी हैं, उस समय आपके पास कोई कार्य नहीं है, अनावश्यक आप खड़ी हैं, तो अनावश्यक बैठे बैठे हम अपने पैर के अंगूठे से या पैर की उंगलियों से उस जमीन की मिट्टी ही खोदते रहते हैं। या बिना कार्य के बैठे हैं तो बैठे बैठे हाथों से तिनका बीनने लगते हैं या उखाड़ने लगते हैं, क्योंकि और कोई काम तो रहता नहीं है, न कोई सोच रहती है, तो खड़े खड़े बिना मतलब हम पैर से मिट्टी खोदेंगे या हाथ से तिनके नोचने लगते हैं। तो यही लेखक ने कहा है कि जब जापान जैसा छोटा सा देश भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, नई नई चीजों को बनाने में लगा हुआ है, उस समय हिंदुस्तान के लोग जो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो खड़े खड़े काठियावाड़ी काठ के घोड़े की तरह खड़े खड़े मिट्टी खोदते, अर्थात वो एक जगह आलस्य और अकर्मण्यता से परिपूर्ण होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते। कौन? हिंदुस्तानी लोग। अब फिर आगे कहते हैं, यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा कोटि उपाय की वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेखक का कहना है कि ये प्रगति का दौर चल रहा है और इस प्रगति के दौर में जो व्यक्ति थोड़ा सा भी आलस्य से ग्रसित होकर अपने आप को पीछे रखेगा, वो प्रगति के पाले को कभी भी छू नहीं पाएगा। जैसे आप ग्राउंड में कभी देखी होंगी, जब रेस होती है, शॉर्ट रेस, कोई भी रेस अगर होती है और उस रेस में जब स्टार्टिंग तो सबकी एक साथ होती है, जब स्टार्टर के द्वारा स्टार्टिंग दी जाती है और रेसर अपनी निगाहें बिल्कुल, जो रेसर अपनी निगाहें बिल्कुल सामने लगाया रहता है और दिमाग और निगाह दोनों जिसकी सामने होती है और वो मुड़ करके एक पल भी पीछे नहीं देखता है, वो अपने गंतव्य तक पहले पहुंचता है और वो प्रथम स्थान को अर्जित कर लेता है। और उसी में जो धावक होता है, अगर वो बहुत अच्छा भी धावक है लेकिन बीच बीच में वो चक्कर लगाते समय या 100 मीटर 200 मीटर की रेस में वो आगे है, लेकिन 2-3 बार वो अपने पीछे वाले को देख लेगा कि मेरा पीछे वाला कितना पीछे है, इतने ही में उसकी प्रगति रुक जाती है और वो अपने गंतव्य तक पहले नहीं पहुंच पाता है और वहां वो सफलता अर्जित नहीं कर पाता है। ठीक स्थिति यही हमारे लोगों की है। अन्य देश इस प्रगति के दौड़ में सरपट सीधे दौड़ रहे हैं, सरपट माने सीधे दौड़ रहे हैं, सामने की ओर देख रहे हैं कि कैसे मुझे प्रगति करनी है और उस उद्देश्य से वो सीधे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं जो थोड़ा सा कुछ करके पीछे की ओर देख लेते हैं कि मेरे पीछे वाला अभी किधर है या इतना मेरे लिए बहुत है, ये सोचकर वो थोड़ा आराम करने लगते हैं, जो उनके प्रगति का सबसे बड़ा बाधक बनता है। अब यहाँ लेखक ने कहा है कि इस लूट में, इस बरसात में, इस लूट और इस बरसात में किसके लिए कहा गया? इस प्रगति की लूट में, इस विकास की लूट में अगर हमारे ऊपर कमबख्ती का छाता ओढ़कर यदि हम बैठे हुए हैं तो ये हमारे माने इसको यही कहना चाहिए ईश्वर का को। कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा विनाश होने को होता है तो किसी के द्वारा दी गई अच्छी सीख भी हमें बहुत बुरी लगती है, किसी के उपदेश को भी हम सुनना नहीं चाहते हैं, न किसी के उपदेश अच्छे लगते हैं, न अच्छे सिद्धांत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ईश्वर का कोप जब हमारे ऊपर होता है तो किसी के द्वारा दिखाए गए अच्छे मार्ग, उसके सिद्धांत वो हमें काटने को दौड़ते हैं। तो यहाँ देखिए लेखक इसमें ये कहना चाहता है कि जब ऐसा समय आया है कि दौड़ में सारे लोग सीधे आगे बढ़ रहे हैं और जो जितना ही आगे बढ़ेगा बिना रुके वो निश्चित रूप से अपने विकास के मार्ग को छू लेगा। लेकिन यहाँ हिंदुस्तानी लोगों के लिए क्या कहा गया है कि भारतीयों को भी प्रगति के पद पर अग्रसर होना चाहिए, लेखक ने कहा है। लेकिन लेखक के अनुसार ऐसा लग रहा है कि मानो लूट का माल बिखरा पड़ा हो और लेकिन भारतवासी अपने आंखों पर कमबख्ती का पट्टी बांध रखे हैं। जिस प्रकार आंखों पर पट्टी बांधने वाला लूट में कोई अच्छी चीज नहीं देख पाता, उसे प्राप्त नहीं कर पाता, उसी तरह भारतवर्ष के लोग आलस्य और अकर्मण्यता और अज्ञानतावश उन्नति के सुलभ साधनों से स्वयं को वंचित कर रहे हैं और उनका उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका विकास नहीं हो
पा रहा है। तो यहाँ इस गद्यांश में लेखक ने जापान देश का उदाहरण दिया है, तुर्की और यूरोप के देश का उदाहरण दिया है कि ये लोग किस तरह से अपना विकास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों के आलस्य और अकर्मण्यता पर भी प्रकाश डाला है। इस कारण वो प्रगति की ओर नहीं जा पा रहे हैं। अब इससे देखिए बेटा, प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान समय में सभी देश किस ओर अग्रसर हैं, तो यहाँ देखिए इस गद्यांश में लेखक ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि इस वर्तमान समय में चारों ओर सभी देश उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। उदाहरण भी इसमें नाम भी दिया है। छोटे छोटे देश भी कर्मठता के साथ अपना परिचय देते हुए विकास में लगे हुए हैं, जैसे जापान जैसा छोटा सा देश, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है। ये विकसित देशों के नागरिक भी अपने देश की उन्नति के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं। अगर ये देखा जाए, एक लाइन जो इसमें आया है कि जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती, इस पंक्ति में लाज शब्द किसके लिए और क्यों प्रयुक्त किया गया है? तो इस पंक्ति में देखिए लाज शब्द भारतवासियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि जब लघुकाय माने छोटा सा जापान जैसा देश भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम भारतवासी इनसे भी कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और न कुछ करने के बारे में सोच पा रहे हैं। कोटि और कमबख्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? कोटि का शाब्दिक अर्थ करोड़ होता है और कमबख्ती का शाब्दिक अर्थ भाग्यहीनता और दुर्भाग्य होता है। कमबख्त का शाब्दिक अर्थ हीनता, दुर्भाग्य या भाग्य होता है। तो जैसे भारतवासी अपने भाग्य पे ही भरोसा करके चुपचाप बैठे रहते हैं कि जब भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा, अनावश्यक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना वो ईश्वर पे विश्वास कर बैठते हैं कि ईश्वर चाहेगा तो हो जाएगा। अरे ईश्वर तभी चाहेगा जब हम श्रम करेंगे, तो हमारे श्रम का प्रतिफल ईश्वर हमें देगा। बैठे बिठाए ईश्वर हमें कुछ भी नहीं देगा। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ यही गद्यांश। अब हम लोग थोड़ा सा जो नाटक पढ़ रहे थे, सूतपुत्र नाटक, उस सूतपुत्र नाटक का दूसरा सारांश भी मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। उसका वो लिखने के लिए भी मैं आपके पास भेज दूंगी। तो देखिए, सूतपुत्र नाटक का प्रारंभ तो ये द्रौपदी के स्वयंवर से ही होता है, ठीक है। और संक्षेप में मैं आपको कथा बता रही हूँ। अगर आप महाभारत देखी होंगी तो वैसे भी आपको पता होगा। तो एक तो गद्यांश जो मैं पढ़ाई वो आप आज का सुन करके उससे जो 2-3 प्रश्न बताई हूँ वो आप लिख लीजिएगा। और ये द्वितीय अंक जो सूतपुत्र नाटक का बता रही हूँ, इस कथा को, इसका वीडियो सुनिएगा और ये मैं लिखित रूप में आपके पास भेजूंगी। इस नाटक का द्वितीय अंक आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर के प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका आरंभ द्रौपदी के स्वयंवर से होता है। यहाँ राजकुमार और दर्शक एक सुंदर मंडप के नीचे बैठे हुए हैं और कहा उसमें शर्त क्या रखी गई थी, राजा द्रुपद की पुत्री थी कि खौलते हुए तेल के कड़ाह के ऊपर नाचती हुई मछली के आंख को जो भेद देगा धनुष और बाण से, उसी से द्रौपदी का विवाह संपन्न होगा। तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए देश के बहुत से राजा महाराजा वहाँ एकत्र हुए थे, लेकिन सारे लोग उस कार्य को करने से वंचित रह गए। तो उस स्वयंवर में ये हुआ कि जब अनेक राजकुमार अपनी कोशिश में असफल होकर बैठ जाते हैं, तो उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कर्ण आगे आते हैं। उसी समय कर्ण से राजा द्रुपद उन पे आपत्ति लगाते हैं और कर्ण से उनका परिचय पूछते हैं। तो कर्ण अपना परिचय देने में असमर्थ हो जाते हैं और राजा जो द्रुपद हैं वो उनके परिचय से संतुष्ट नहीं होते और उन्हें इस कार्य के लिए अयोग्य घोषित कर देते हैं। हालांकि उसी समय जो ये दुर्योधन होता है वो अंग देश का राजा भी बना देता है कर्ण को, लेकिन फिर भी राजा द्रुपद इस चीज से संतुष्ट नहीं होते और उन्हें इस कार्य से रोक दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। अंत में कर्ण निराश होकर के आकर के अपने आसन पे बैठ जाते हैं। उसी समय ब्राह्मण वेश में पांडव वहाँ उस सभा में उपस्थित होते हैं और जब वो ब्राह्मण वेश में वहाँ आते हैं सभा मंडप में, तो लक्ष्य वेद की अनुमति अर्जुन को मिल जाती है। तो अर्जुन से उनका परिचय भी पूछा जाता है और वो उन्हें उस कार्य के लिए अनुमति मिलती है।
और तुरंत कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर तो अर्जुन भी थे, कर्ण भी थे, लेकिन कर्ण को उस कार्य की अनुमति नहीं मिलती है क्योंकि उस समय भी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था और चूंकि उस समय वर्ण शूद्र पुत्र माने जाते थे। तो अर्जुन क्या करते हैं, खौलते तेल में देख करके मछली के आँख को भेद देते हैं और इस तरह से उन्हें सफलता मिलती है और द्रौपदी उन्हें उस सभा मंडप में वरमाला डालकर उनसे उनका विवाह संपन्न हो जाता है। अर्जुन द्रौपदी को लेकर चले जाते हैं। सुने मंडप में केवल दुर्योधन और कर्ण ही रह जाते हैं और यहाँ हालांकि कर्ण से दुर्योधन कहता है बलपूर्वक द्रौपदी को छीनने के लिए, लेकिन कर्ण इस चीज का से दुर्योधन को मना करते हैं कि एक स्त्री के प्रति मैं ऐसा अन्याय नहीं कर सकता और निराश होकर पुनः वो लोग वापस चले आते हैं और ये अर्जुन पूरे पांडव के साथ द्रौपदी को लेकर अपने स्थान तक चले जाते हैं। तो इतनी ही कथा आपके द्वितीय अंक में है द्रौपदी के स्वयंवर की। तो इस चीज को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। द्वितीय अंक इसका सारांश मैं आपके पास भेज दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।